सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम को इसी नाम से याद किया जाना और फिर इसको बरकरार रहना, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आज़म नहीं जा रहे, दौरा मनसूख किया गया है और ईरानी जो क़यादत है उसके बारे में भी अभी पता नहीं है कि वो वहां पहुंचेगी या नहीं, आप समझते हैं कि ये मैटर नहीं करता? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दिए, ईरानी प्रेसिडेंट ने कर दिए, तो द जॉब इज डन। बाकी देखिए चीज़ें हैं टेक्निकल लेवल की, जब इतने हाईएस्ट लेवल पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क के हैं वो साइन कर दें तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मजीद उसकी रह जाती है। बाकी देखें, जैसे टेक्निकल लेवल पे बात होनी है कि फॉर एग्जांपल मैरीटाइम जो ट्रैफिक है उसके हवाले से बात होनी है, या इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन है, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के क्वेश्चन है, या इंटरनेशनल बैंकिंग के क्वेश्चन है, या क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस डील को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या होगा, इसकी जब डील साइन हो जाती है प्रॉपर तो सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे लेके जाना है, तो उन चीज़ों के लिए तो सारी बात है काम चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको खुद साइन करना चाहते थे एंड ही डिड इट एट द पैलेस ऑफ वर्सलिस इन पेरिस, जब वो फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन के साथ डिनर कर रहे थे, और आपने देखा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी और मेरा ख्याल है कि वो समझते थे कि वो वहाँ पे उसको साइन करें। और सो अदरवाइज मेरा ख्याल है जेडी वैंस शायद वहाँ ट्रैवल करते। अभी भी मेरा ख्याल है कल तक बहुत सारी चीज़ें, अभी भी 19 तारीख है, शायद बहुत सारी चीज़ें हों, प्राइम मिनिस्टर ना जाएं, कोई और लीडरशिप वहाँ पे जाए। अभी भी एज वी आर टॉकिंग जेडी वैंस जो है वो अमेरिकन मीडिया से बात कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। सो मुझे लगता है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साइन कर दे तो फिर नीचे लेवल पे चीज़ें खुद ही हो रही। सही। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्या कहते हैं? दो अहम बातें आज हम देखने में आई, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दो बातें की गई, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट से मुतालिक बयान देना, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से भी बयान देना कि अगर ये लोगों के लिए जो दूसरी रियासतें हैं वो भी अगर इनका इस्तेमाल कर लेती हैं अपने लोगों की बेहतरी के लिए, सिविलियंस के लिए, तो फिर ईरान क्यों नहीं कर सकता? एक तो ये बात। दूसरा ये भी कमेंट कर दीजिएगा इस सिलसिले में कि ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका और ईरान जो कि दुश्मन थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, तनाज़ात चलते आ रहे थे, अगर वो टेबल पे आ गए और ये सब कुछ हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, बहरी नाकाबंदी को खत्म करना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से, और जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हैं वो भी खत्म होंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, आपको थोड़ा समझना होगा कि अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पॉलिसी पोस्चर मिडल ईस्ट और ईरान पे चेंज हो गया नजर आ रहा है। देखिए, ट्रंप साहब ने इजराइल के साथ मिलके जो ईरान पे हमला किया था उस वक्त मकसद ये था, इजराइल चाहता था मैं ईरान को कमजोर करूं, उसकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, और ट्रंप को ये था कि अगर मैंने वेनेजुएला के तेल पे कब्जा किया है या उसका ट्रेल मेरे कंट्रोल में है तो मैं ईरान का भी तेल अगर मेरे कंट्रोल में आ जाए और वहां पे चेंज ऑफ रिजीम हो जाए और हम वहां पे अपनी मर्जी के बंदे इंस्टॉल कर लें, तो हम चाइनीज को ये कह सकते हैं कि दो तुम्हारे जो एनर्जी जहां पे तुम्हें डोमिनेंस थी, जहां से तुम एनर्जी लेते थे, वो तो हमारे कंट्रोल में है, अब तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत है तेल लेने के लिए। एक बात, वो प्लान हो गया नाकाम। दूसरा प्लान क्या है? उन्होंने कहा ठीक है आप ईरान के साथ खुद बात कर लें। देखिए, ट्रंप आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देखते हैं, आउट ऑफ बॉक्स देखिए, उन्होंने पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन, अपने तमाम एलाइज को जो है ना वो जिसे कहते हैं मुश्किल में डाला। नेटो को कहा बजट, डिफेंस बजट बढ़ाओ, सबको कहा कि अभी भाई मेरे साथ दोबारा तुम लोग हमें लूट रहे हो, मेरे साथ दोबारा एग्रीमेंट करो, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, उन्होंने उनके साथ निगोशिएशंस की, ट्रंप ने उनसे इन्वेस्टमेंट्स करवाई। आउट ऑफ बॉक्स। अभी ईरान के हवाले से वो आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं। वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं ठीक है हम ईरान के पास बड़ी एनर्जी है, चाइना अकेला लेके जा रहा है, तो हम क्यों ना इससे ताल्लुकात ठीक करें। तो वो, और दूसरी बात यह है कि ट्रंप इस चीज को भी महसूस करता है कि इजराइल तो हमारी बात ही नहीं मानता, ये तो वो इजराइल है जो हमसे फायदे लिए जा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे खामोशी से हमारे खिलाफ काम करता है। मतलब आप इमेजिन करें कि जो ट्रंप ने जज्बात शेयर किए हैं अगर वो पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाए अमेरिका की, तो इजराइल की क्या कंडीशन होगी। और मुझे लगता है कि ये चीजें होने वाली हैं। और ये जो आपने बैलिस्टिक वगैरह की बात की, अभी जो एक और एनालिस्ट सर भी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पॉइंट ये है
कि वो समझते हैं कि हमें ईरान के करीब जाना चाहिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें, वहां पे कारोबार करें, वहां पे अपनी ऑयल कंपनीज भेजें, सस्ता तेल उनसे खरीदें, हम उनको मार्केट में उनको रेलिवेंट करें। और हम जैसे साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर किया है, सही। इंडिया को 20 साल से तो रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था, बैलेंस किया। मिडल ईस्ट में इजराइल के हाथ में सारा कुछ दे दिया। पिछली टर्म में इजराइल को मेन स्ट्रीम किया, मिडल ईस्ट में अब्राहमिक अकॉर्ड किया। इस दफा वो ईरान को अगर मेन स्ट्रीम कर दें मिडल ईस्ट के अंदर, कि बाकी तमाम मुल्कों को कहेंगे या वहां पे इन्वेस्टमेंट करो और ईरान के साथ मिलकर काम करें, और ईरान जो है वो ताकि इजराइल को पता चले कि हमने अमेरिका के साथ डील किस अंदाज से करनी है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है ये। और मैं समझता हूं ईरान जारी बात है हमेशा के लिए पाकिस्तान का शुक्रगुजार होगा कि ये वो हिस्टोरिक मोमेंट है कि एक तो 49 साल बाद हमने हमारे इस्लामाबाद में ये मौका आया कि बैठे, फिर MOU इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और आज ईरान की जो ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। और मैं समझता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है, दिस इज अ मोमेंट टू सीज, और हमें इसमें मजीद पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, और आप देखिएगा कि ट्रंप जो है वो इजराइल को थोड़ा ऑफ बैलेंस करेंगे और इजराइल से वो मजीद कंसेशंस लेंगे कि तुम्हारा ये बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तुम अमेरिकी सदर के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते। मेरा ख्याल है ये वो प्रोसेस है जो चल पड़ा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, क्या एक नया मिडल ईस्ट इसका हमें मौका मिल चुका है? जी बिल्कुल, जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है, अगर ईरान के खिलाफ सारी सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, ईरान अगर मिडल ईस्ट में मेन स्ट्रीम हो जाता है, और जैसे मैंने कहा कि ईरान को जैसे इजराइल को मेन स्ट्रीम किया गया था, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि हमें ईरान को मेन स्ट्रीम करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट है। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, इजराइल, इट्स लॉबी और जो भी उनके सिंपथाइजर सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो ईरान को कंप्लीटली लिंक कर दिया विद द रेजिस्टेंस नेटवर्क्स के साथ, और ईरान ने भी जारी बात है सारा टाइम इन्हीं के जरिए अपनी पॉलिसीज को मिडल ईस्ट में इंप्लीमेंट किया है। और ये रेजिस्टेंस नेटवर्क्स खत्म हुए या कंप्रोमाइज हुए तो ईरान के ऊपर हमले शुरू हुए। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक तो ट्रंप के लिए एनर्जी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि आज ही मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुए थे, जिसमें फॉर एग्जांपल एक आई थिंक विंड प्रोजेक्ट था, उसको वो बंद कर रहे हैं $800 मिलियन पल्ले से देके कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, हम 800 मिलियन आपको देते हैं। तो उसके अगेंस्ट क्या एनर्जी कहां से लेनी है? जारी बात है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के पास जाना पड़ेगा, तेल लेने जाएंगे। तो वो समझते हैं कि हमें क्यों ना इन चीजों में हम जाएं, और इस हवाले से उनको ईरान की जरूरत है। और देखें, याद रखें, ट्रंप कहते हैं कि मैंने चाइना को खुद काउंटर करना है। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ G2, इट्स नो मोर G7 और G20 और ये सारे। वो समझते हैं कि चाइना ऑलरेडी एक पासी पार है जो राइज कर चुकी हुई है, सो हमें उसके साथ खुद काम करना है, उसको उसके राइज को मैनेज करना है। इसीलिए इंडिया की भी सख्ती आई हुई है कि ये तो उल्टा हमसे फायदे उठा रहा है। तो एक तो ये बात हो गया। तो ये अगर ईरान के साथ मिलकर काम करते हैं और ईरान के साथ जो उनकी एनर्जी के मामलात हैं उनको देखते हैं, और दूसरा जो फॉर एग्जांपल आप ये भी देखें, एक वक्त ये था जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस की पॉलिसी थी कि मिडिल ईस्ट में यूएई को ज्यादा स्पेस दी जाए। अब शायद ऐसे लग रहा है कि जो सऊदी अरब ने ईरान के साथ रिप्रोचमा किया था, एक तो उनको उसका फायदा होगा, दूसरा नए ममालिक को बाकी ममालिक को इनकरेज किया जाएगा ईरान के साथ अपने मामला ठीक करें, और यूएई को भी कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि इसीलिए यूएई ने भी अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिशें भी की हैं, मुलाकातें भी की, हालांकि ईरान ने सबसे ज्यादा हमले उन पे किए हैं। तो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। और अगले दिन जेडी वैंस ने एक वर्ड कहा था, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ईरान की ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेशन हो। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेशन कैसे होगी और किस अंदाज से होगी? सही, आलमी मालियाती निज़ाम में ईरान क्या फायदा हासिल कर सकता है? जो आलमी सिफारती निज़ाम है उसमें किस हद तक इंटीग्रेशन हो सकती है?